विपक्ष खुद ही सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में हुए शामिल। 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खेल में लिया भाग। जिले में मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। प्रभारी सुब्रत चौहान ने दिया निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण। युवक युवतियों को दिया झंडा दिवस की जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने की प्रेस वार्ता। दीपक बैज ने एसआईआर को लेकर दिया बयान। एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग। कोरबा में साइकिल वितरण समारोह आयोजित। 73 साइकिल का किया गया वितरण। महापौर संजू देवी राजपूत ने बांटी साइकिल। शहर में शीतलहर का दौर जारी। प्रशासन ने ठंड को देखते हुए उठाए कदम। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर की मिट्टी एक बार फिर से खेल, संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगने को तैयार है। जहां आदिवासी खेलों की खुशबू, लोक संस्कृति की ताल और जन भागीदारी का उत्साह तीनों मिलकर एक ऐसा महोत्सव रचते हैं जिसे बस्तर ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। और आज इसी भव्य आयोजन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने के साथ में डीसीएम विजय शर्मा, डीसीएम अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप भी जगदलपुर में मौजूद रहे। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक के शुभारंभ में शामिल होने जा रहे हैं। 3 दिनों तक ये खेल चलेगा। इस बार काफी खुशी का विषय है क्योंकि 4.25 लाख जनता ने इस खेल में भाग लिया है। 13 दिसंबर को इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और इसके साथ ही कहा कि पुनर्वास नक्सली भी बस्तर ओलंपिक का हिस्सा बनेंगे। पहले भी उन्होंने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। आज बस्तर ओलंपिक जो 3 दिवसीय है बस्तर स्तर का, वैसे ब्लॉक स्तर से पहले ही प्रारंभ हो चुका है और बस्तर स्तर का ओलंपिक का आज शुभारंभ है जो 3 दिनों तक चलेगा। और शुभारंभ में हम सब लोग आज जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे उस क्षेत्र के सपूत और केदार कश्यप भी जा रहे हैं और ये 3 दिनों तक चलेगा। और इस बार बड़ा खुशी का विषय है कि करीब 4.25 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। पिछले साल 1,65,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस साल 4.25 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और 13 तारीख को बस्तर ओलंपिक का समापन होना है। और इस साल भी हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ओलंपिक का समापन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2025 के तहत में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ पर सभी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री साय ने जगदलपुर के स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का विधिवत शुभारंभ किया है। उन्होंने समूचे बस्तर संभाग के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बस्तर के गांव-गांव तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बस्तर अब शांति, समरसता, समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक न केवल युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का माध्यम है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा
कि बस्तर ओलंपिक युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सकारात्मक प्रयास है। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ी पद्मश्री एमसी मैरीकॉम ने भी उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और शुभकामनाएं दी। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा सशस्त्र सेना और साथ ही झंडा दिवस यहां पर मनाया गया, जहां पर विकास नगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह के निर्देशन और जिला अध्यक्ष सूरज यादव के मार्गदर्शन में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह ने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं और युवतियों को बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस शहीदों और सेवारत सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। 1949 में शुरू किया गया यह दिवस देशभक्ति को बढ़ावा देता है, सैन्य परिवारों के लिए धन जुटाता है, रक्षा कर्मियों के समर्थन के महत्व पर जोर देता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के गौरव की रक्षा करने वाले शहीदों और वर्दीधारी कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने प्रशिक्षार्थियों को बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस का महत्व नागरिकों और सेना के बीच में एकता स्थापित करने, देशभक्ति, कृतज्ञता के बंधन को मजबूत करने की इसकी क्षमता में निहित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में किसानों, दलितों, आदिवासियों की जमीनों के लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। सरकार जमीनों के इस लूट की सहभागी है और खैरागढ़ छुई खदान गया था, वहां पर सीमेंट प्लांट लगाने के नाम पर किसानों की जमीन जबरिया अधिग्रहित की गई। जन सुनवाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर लाठियां चलवाई गई। पूरे प्रदेश में उद्योगों, कोयला खदानों आदि के नाम पर किसानों की जमीन जबरिया अधिग्रहित की जा रही है। किसान विरोध कर रहे हैं तो उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। हसदेव, अमोरा, तमनार, खैरागढ़, मैनपाट, बीजापुर, बेलाडीला, कांकेर में यही हुआ। सरकार ने लोगों की सहमति के बिना उनकी जमीनों को उद्योगपतियों को दे दिया है। पूरे प्रदेश में किसान, आदिवासी और गरीबों के जमीनों को लूटने का और हड़पने का काम ये सरकार कर रही है। कल इसी सिलसिले में मैं खैरागढ़ छुई खदान गए थे हम लोग, और वहां जाके उन प्रभावित किसानों से मिले जहां श्री सीमेंट फैक्ट्री सरकार ने लगाने के लिए अनुमति दे दिया है और 404 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करना है, जहां शासन और प्रशासन कल 11 तारीख को जनसुनवाई करना था। इसके लिए किसानों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर बलपूर्वक दबाव डालते हुए, लाठी मारते हुए, डंडा व बंदूक के नोक पर भूमि अधिग्रहण करना चाह रहा है। जहां किसानों से कल चर्चा हुई, किसान जबरदस्त आक्रोश और गुस्से में थे, वो जमीन नहीं देना चाह रहे और सीमेंट फैक्ट्री लगने का विरोध कर रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और हर परिस्थिति में किसानों के साथ, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। इसी तरह
पूरे प्रदेश में, चाहे रायगढ़ के तमनार की बात करें, जिंदल इंडस्ट्रीज द्वारा, चाहे अमेरा की बात करें, चाहे सरगुजा के हसदेव की बात करें, मतलब पूरे प्रदेश के हर जगह, या फिर हमारी बैलाडीला की आयरन ओर, कांकेर की आयरन ओर, सरकार पूरे प्रदेश में जमीनों को लूटने का, कोल माइंस और आयरन ओर को लूटने का पूरी तरह से साजिश के तहत काम कर रही है और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ गरीबों को बेदखल कर, किसानों को बेदखल कर, आदिवासियों को बेदखल कर, सिर्फ उद्योगपतियों का ये सरकार दलाली कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मंत्रिमंडल के द्वारा, आपको बताते चले कि समर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस फैसले लेने की ओर और साथ ही समीक्षा की फैसला का निर्णय बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। सरकार बताए जो झीरम कांड में शामिल थे, जो ताड़मेटला, रानी बोतली, एड्समेटा जैसे नरसंहार में शामिल थे, जो सैकड़ों हजारों नरसंहार में शामिल थे, क्या उनका भी आपराधिक प्रकरण सरकार वापस लेगी? सरकार की अपनी नक्सल नीति है, मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार उनके पुनर्वास के बारे में फैसला करे, लेकिन गंभीर आपराधिक घटना में शामिल नक्सली और सामान्य घटना विबंध जिसके खिलाफ चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर पाए, उनके बारे में सरकार अपना मत स्पष्ट करे। नक्सली के नाम पर जिन आदिवासियों को सरकार ने नक्सली बताकर जबरिया बंद कर रखा है, जिनके बारे में अदालत में चालान तक नहीं पेश किया गया है, सरकार बताए उनको छोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। साई कैबिनेट मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया है कि नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण को वापस लेने के लिए एक उप समिति का उन्होंने गठन किया है, लेकिन सरकार बताए क्या झीरम जैसे घटना, जो देश का आज तक का सबसे बड़ा घटना, जहां हमारे पुलिस के जवान और हमारे प्रदेश कांग्रेस के तमाम टॉप लीडर मारे गए थे, ताड़मेटला की घटना जहां 76 जवान शहीद हुए थे, रानी बोदली की घटना जहां 55 से 56 जवान मारे गए थे, एडसमेटा की जैसा घटना, क्या इन नरसंहारों में शामिल उन नक्सलियों का केस भी वापस लिया जाएगा? क्या झीरम घाटी जैसे घटना में आज भी वो शहीद परिवार आज भी उस घटना के सदमे से उभर नहीं पाए हैं? क्या उस परिवार से चर्चा हुई क्या सरकार की? क्या उस परिवार ने माफ कर दिया क्या उस घटना में शामिल नक्सलियों का? सरकार का क्या रुख है इस घटना पे? ठीक है, सरकार का अपना पुनर्वास है, नक्सलियों के सरेंडर करने का नीति उनकी पुनर्वास है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे शामिल नक्सलियों पे और उन शहीद परिवारों का क्या होगा? जो परिवार शहीद हुए हैं, उनका दर्द, उनका तकलीफ, क्या सरकार ने उनको पूछा क्या करना चाहिए? ऐसे केसों पे सलाह लिए, ये सबसे बड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज एसआईआर की अंतिम दिन है और अभी तक सभी नागरिकों का एसआईआर तक नहीं हो पाया। प्रदेश के बहुत से नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं, उनका एसआईआर नहीं हुआ। आज भी लाखों लोगों का फॉर्म बीएलओ तक नहीं पहुंचा। हमारी मांग है कि एसआईआर की अवधि 3 महीने और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ सके। जिस तरह से आज एसआईआर
का छत्तीसगढ़ में अंतिम दिन है, 11 तारीख है आज। और आज की स्थिति में भी एसआईआर पूरे प्रदेश में पूर्ण नहीं हुआ है। बहुत से क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत से मतदाता एसआईआर करने से वंचित हो गए हैं। बहुत से मतदाता अपने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं, उनका एसआईआर नहीं हो पाया है। तो इन परिस्थितियों में क्या वो मतदान से वंचित नहीं होंगे क्या? इसलिए हम पुनः चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी 3 साल है, एसआईआर के लिए 3 महीने का वक्त और देना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के मूल मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग को समय सीमा और बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती, आपको बताते चलें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। इस बात को कांग्रेस पार्टी और अभ्यर्थी लगातार उठाते रहे हैं। अभी तक परिणाम घोषित हुए, उसके बाद में घोटाले के पुख्ता सबूत सामने आए और एक ही क्रमांक में 33 अभ्यर्थियों के आवेदन सामने आए। वे सभी चयनित किए गए हैं और एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 39 नंबर मिले हैं और साथ ही उसका चयन हो गया है। शारीरिक परीक्षा का पूर्णांक 100 नंबर है। यदि उसे शारीरिक परीक्षा में 100 में से 100 मिला होगा तो उसका कुल अंक 139 ही होगा, जबकि 143 नंबर वाले का चयन नहीं हुआ। लिखित परीक्षा का नंबर सार्वजनिक हो सकता है, तो शारीरिक परीक्षा का नंबर क्यों नहीं जारी हुआ? दोनों मिलाकर प्राप्तांक क्यों नहीं जारी किया गया? सरकार भर्ती परीक्षा में घोटाले और युवाओं के सपने बेच रही है। पुलिस आरक्षक ही नहीं, फॉरेस्ट आरक्षक, आरआई परीक्षा सहित अनेक परीक्षाओं में बीजेपी सरकार ने घपले करवाए हैं। से कल परसों से 2 दिनों से जो पुलिस, पूरे प्रदेश में पुलिस के आरक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है, तब से प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है। वो इसलिए क्योंकि इस सरकार ने इस पुलिस भर्ती में भी फिर से बड़ा घोटाला किया है। अपने चहेते, अपने मनपसंद और लेन देन कर इस आरक्षक भर्ती को फेयर करने के जगह इन्होंने पूरी तरह से धांधली की है। ये मैं नहीं, प्रदेश के युवा कह रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी कह रही है। वो इसलिए क्योंकि जब प्रदेश के हजारों लाखों युवा जब चयन के लिए मापदंड में खरे उतर रहे हैं, लिखित परीक्षा होता है, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, फिजिकल परीक्षा होता है, उसका रिजल्ट घोषित नहीं की जाती है, तो चयन किस आधार पर हुआ? आखिर सरकार क्या छुपाना चाह रही है? लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है, लिखित परीक्षा का अंक घोषित किया जा सकता है, तो फिर शारीरिक मापदंड का परीक्षा का अंक क्यों नहीं, क्यों छुपाया जा रहा है? लिखित परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा का अंक, दोनों अंकों को मिलाकर आखिर शासन और प्रशासन ने एक मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं किया? अगर मेरिट लिस्ट जारी करता, मैं समझता हूं कि हम इस परीक्षा को फेयर मानते और युवाओं में भी आक्रोश नहीं रहता। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ लिखित परीक्षा का अंक जारी कर, शारीरिक मापदंड परीक्षा का अंक जारी न कर, यही सबसे बड़ा गड़बड़ी इन्होंने की है। युवा कह रहे, जिसको 37 से 39 नंबर मिला लिखित परीक्षा में, वो आज आरक्षक बन गया। जिसको 43 और 55 नंबर मिला लिखित परीक्षा में, वो आरक्षक नहीं बन पाया। आखिर क्यों? कहीं न कहीं मेरी मांग है कि युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, युवाओं के सपने को बेचना, ये सरकार बंद करे और सरकार को मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए और
जो गड़बड़ियां हुई है उसको उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। जिस तरह से धान खरीद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने सभी सोसाइटियों के लिए एक दिन की अधिकतम खरीद सीमा तय कर दी है। आपको बताते चलें कि यहां पर सीमा तय कर दी है। एनआईसी ऐसा सिस्टम तय किया है, लिमिट के बाद कंप्यूटर लॉक हो जाता है, जिसके कारण सोसाइटियां चाहकर भी लिमिट से अधिक धान नहीं खरीद सकती हैं। इस लिमिट के कारण दोपहर के बाद सोसाइटियों में सन्नाटा पसर जाता है। इस लॉक के कारण नियत समय में भी सभी किसानों का धान कैसे बिक पाएगा। सरकार जानबूझकर ये लिमिट सिस्टम बनाई है ताकि समर्थन मूल्य में कम खरीदी करनी पड़े। पूरे प्रदेश में सरकार ने जबरदस्त धान खरीदी केंद्रों में खामियां है। एक तो टोकन मिल नहीं पा रहा है, टोकन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दूसरी तरफ सरकार ने हर खरीदी केंद्रों में एक लिमिट तय कर दिया है, पर डे का लिमिट तय कर दिया है। अगर पर डे किसी सोसाइटी में 500 कुंटल धान खरीदना है, 12 बजे 2 बजे तक धान खरीदी खत्म हो जा रहा है। 2 बजे के बाद पूरे खरीदी केंद्र और सब लोग शांत आराम से बैठे हुए हैं, जबकि लिमिट से ज्यादा पर सोसाइटियों में खरीदी हो सकती है। लेकिन सरकार ने किस मंशा के साथ पहली बार प्रतिदिन लिमिट तय किया है, सरकार को जवाब देनी चाहिए। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसानों का पूरा धान खरीदे, एक एक दाना धान खरीदे, समर्थन मूल्य उन्हें देना पड़े, इसलिए नहीं चाहती सरकार। इसलिए कहीं न कहीं लिमिट तय कर किसानों के साथ ये सरकार धोखा करने का काम कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पर डे लिमिट सीमा खरीदी केंद्रों में सरकार तय की है, उस सीमा को हटाकर जितने हो सके उतने टोकन पर डे सवेरे से लेकर शाम तक धान खरीदी होना चाहिए, ताकि सभी किसानों का टोकन और धान खरीदी बराबर हो सके। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों को पौष्टिक आहार वितरण कर जन्मदिन मनाया। साथ ही विकासनगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह को पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद में सुब्रत शाह ने पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के साथ मिलकर केक काटा और सभी को पौष्टिक आहार वितरण किया। और इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, सदस्य श्रीकांत तिवारी और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 75 युवक युवतियां उपस्थित रहे। महापौर संजू देवी राजपूत ने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दर्री में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को 73 साइकिल वितरण कर छात्राओं का मार्गदर्शन कर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरस्वती साइकिल योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर पार्षद राधा महंत, जनक राजपूत, लक्ष्मण श्रीवास, मंडल अध्यक्ष मनोज लहारे, तुलसी ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कोंडागांव नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों शीतलहर लगातार जारी है। आपको बताते चले कि यहां पर जिसमें आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कोंडागांव नगरपालिका प्रशासन द्वारा प्रतिदिन शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है और बस स्टैंड, जिला अस्पताल परिसर सहित कई अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं।
जिससे रात्रि के समय ठंड से ठिठुर रहे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। नगरवासियों द्वारा इस पहल की सराहना भी की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने कहा कि हम रोजाना वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। बस स्टैंड और जिला अस्पताल के बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है। ये सेवा प्रतिदिन जारी रहेगी। नगर पालिका उपाध्यक्ष जगसेतु सेंडी ने कहा, वे प्रतिदिन वार्डों और सार्वजनिक स्थानों का भ्रमण के लिए कई बार रात में देखा है कि बस स्टैंड पर यात्री जो है वो लंबे समय तक बस का इंतजार करते हैं और ठंड के कारण उन्हें परेशानी होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।